वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज फिर हम आपके लिए जो वीडियो है वो लेके आए हैं और इस वीडियो में पीछे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने आपको जो इसकी हिस्ट्री थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका क्या क्या आता है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ली गई थी। उसके बाद में हमने चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज की डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था कि जो चार्ज होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, जिसकी वजह से या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करती है वो बॉडी। ठीक है, इसी की वजह से आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, और चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या मैग्नेटिज्म है, इफेक्ट है, ये सब आपके किसकी वजह से इशू होते हैं, चार्ज की। यदि हम चार्ज एट रेस्ट में स्टडी करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। ठीक है, और यदि हम मूविंग चार्ज के बारे में इफेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम उस बात को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज पहले हम जान लेते हैं। चार्ज की टाइप, जो चार्ज है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्ज हैं आपके, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी कि प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, तो पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है? द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो ई है, ई को ही फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है क्यू वो आपका बराबर होता है प्लस माइनस एन ई के, प्लस माइनस एन ई के, जहां पर एन की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपकी 1 2 3 4 5 सो ऑन इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और जो ई की वैल्यू है वो होगी आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आपकी कूलम, COULOMB। ठीक है, ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, ई की, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये बोल सकते हैं हम कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर वो आपका या तो क्या होगा, प्लस माइनस ई होगा, ठीक है, या प्लस माइनस 2e होगा, या प्लस माइनस 3e होगा, या प्लस माइनस 4e होगा, ठीक है, या प्लस माइनस 5e होगा, सो ऑन। इस प्रकार से होगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी n की जो वैल्यू है वो कभी भी आपकी क्या नहीं होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। जैसे n की वैल्यू क्या हुई, आपको बोल दे कि n/1/2, n की वैल्यू 3/2, ऐसी कभी नहीं होगी। क्योंकि इसका रीजन है कि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही आते हैं। कभी भी हाफ, ये नहीं है कि भी आधा इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं, आएंगे तो 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, यानी कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में वो चीज नहीं आएगी। उसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। उसको क्या बोलेंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपसे इसी फार्मूले पे जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, या एक कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक कूलम चार्ज के लिए, एक कूलम चार्ज के लिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो आप बाई क्यू बाई ई कर सकते हो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी इतने होंगे आपके। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, और उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम देखी, छोटी सी, आपसे पूछी जा सकती है, एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज।
ठीक है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया कि जो Q है वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, जो ये फंडामेंटल E को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। इस फंडामेंटल चार्ज का क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा आपकी 1 2 3 4 सो ऑन इस प्रकार से होंगी। यानी क्या होंगी आपकी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज आपका चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं कि चार्ज को हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या बोलते हैं कि चार्ज क्या है आपका क्वांटाइजेशन नेचर का है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज हमने पता लगा लिया कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन है। दूसरी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज जो है आपका कंजर्वेशन, यानी चार्ज क्या होता है आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है। चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर क्या होता है इसको हम देखते हैं एक बार। ठीक है, अपना एक बार ब्लैक बोर्ड लेते हैं कि कंजर्वेटिव, ये हम देखेंगे कंजर्वेशन किस प्रकार के हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ टोटल चार्ज ऑन an isolated system never change, ठीक है। यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखेंगे कैसे रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि द algebraic sum of positive and negative charges of an isolated system remains कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि हमने एग्जांपल ले लिया क्या कि एक ग्लास रोड को, कि हमने क्या किया, एक ग्लास रोड है, ये कोई हमने ग्लास रोड ले ली। ठीक है, इसको हमने क्या है किसी सिल्क क्लॉथ से इसको हमने, ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ ले लिया हमने ये। ठीक है, इससे हमने इसको रब कर दिया, सिल्क क्लॉथ से हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम रब करते हैं तो जितना चार्ज इस ग्लास रोड पे होगा, ठीक है, जितना चार्ज इस ग्लास रोड पे होगा, ठीक है, उतना ही जो चार्ज है वो क्या होगा इस सिल्क क्लॉथ पे होगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल आया एग्जाम में कि भाई आपको एक ग्लास रोड दे दी और उस ग्लास रोड पर आपका जो चार्ज है वो आपका 7 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है ग्लास रोड पे। और आपसे पूछ लिया कि बताओ सिल्क रोड पे कितना है, तो कितना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका अपोजिट, यानी इसके आगे क्या लगा दोगे 7 इंटू 10 की पावर -19 कूलम किस पे होगा, आपका सिल्क क्लॉथ पे होगा, यानी कांस्टेंट। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जीरो अभी दोनों तरफ क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, इसलिए अलजेब्रिक सम, जब भी अलजेब्रिक सम करोगे आप इसमें तो वो क्या रहे, हमेशा क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। जब भी अलजेब्रिक सम करोगे इस केस में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और क्या आएगा, अलजेब्रिक सम आपका जीरो आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप एक में रिएक्शन से और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक रिएक्शन है आपकी कि एक यूरेनियम 92 यूरेनियम, ये इक्वेशन है आपकी 92 यूरेनियम 235। यदि हम इस पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कर दी, रिएक्शन हुई हमारी और इसमें आपका क्या बना, एक बेरियम और एक क्रिप्टन
और साथ में न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी निकली, बहुत सारी एनर्जी निकलती है इसमें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और बेरियम जो होता है वो होता है 56 और एटॉमिक मास होता है 151। क्रिप्टन का होता है 36 और 92। और न्यूट्रॉन आपके कितने निकलते हैं इसमें? तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो अब जब इसमें आप टोटल देखोगे इसका कि इसमें रिएक्शन से पहले प्रोटॉन देखो, रिएक्शन से पहले प्रोटॉन देखो कितने हैं, प्रोटॉन रिएक्शन से पहले कितने हैं, देखो 92 और 0 कितने हैं, 92 है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन के बाद देखो आपका 56 प्लस 36 प्लस 0 कितने हैं, 92 है। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, उसको ले सकते हैं आप, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को ले सकते हो। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की यदि मैं बात करता हूं तो यदि हम एक हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन की जो ये रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें आपका हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, साथ में 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और ये 2He4 होता है, 2He4 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें देखोगे तो दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे, कांस्टेंट, यानी यहाँ भी 4 मिलेंगे, इस रिएक्शन होने के बाद भी आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्व्ड नेचर ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या आपका 0 भी हो सकता है, याद रखनी है ये बात। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, द चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यदि आपने कोई एक बॉडी है, ठीक है, और वो किसी स्पीड से, मान लिया v उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और उस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। फिर आपने स्पीड बढ़ा दी उस बॉडी की, कितनी कर दी, 20 मीटर पर सेकंड कर दी, तो चार्ज उस पे पूछ लिया कितना रहेगा, तो चार्ज क्या रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 कूलम है तो 1 कूलम ही आपका रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एडिटिव नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है आपका, एडिटिव नेचर को बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास मैंने आपको बोल दिया कि Q1 एक 1 कूलम है, Q1 की वैल्यू है ये, Q2 की वैल्यू -2 कूलम है, ठीक है, Q3 की वैल्यू आपकी क्या है, मैंने आपको बोल दिया +3 कूलम है। मैंने बोल दिया कि इनका टोटल चार्ज निकालो, तो टोटल चार्ज Q इसमें निकालोगे आप, Q1 Q2 प्लस Q3, ठीक है, और आपको जोड़ दोगे 1 प्लस -2, Q2 की वैल्यू पुट कर दी +3, ठीक है, तो आपका क्या है 1 - 2 +3 4, यानी कितना है आंसर, 2 कूलम आंसर आ जाएगा, यानी एडिटिव नेचर है ये आपका। ठीक है, तो समराइज कर देते हैं हम एक बार आपको, हमने आपको क्या बताया चार्ज की प्रॉपर्टी में, पहले हमने बताई कि जो चार्ज है वो किस प्रकार का है, क्वांटाइज नेचर का है, क्वांटाइज नेचर का है। ठीक है, क्वांटाइज नेचर के बारे में हमने आपको बताया, Q = ±Ne। ठीक है, दूसरा हमने चार्ज को क्या बताया, चार्ज क्या है आपका, कंजर्वेटिव है, यानी कांस्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल देके। ठीक है, तीसरी बात करेंगे तो जो आपका जो चार्ज है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमने बताया चार्ज के बारे में कि जो चार्ज है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो उस पर डिपेंड ना करे, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। और पांचवी प्रॉपर्टी हमने बताई है कि जो चार्ज है आपका,
वो किस प्रकार का होता है आपका नेचर, उसका एडिटिव नेचर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे चार्ज की कि जो चार्ज है वो किस प्रकार का होता है, एडिटिव नेचर होता है। तो चार्ज हमने बिल्कुल चार्ज के बारे में डिटेल से समझाया है, चार्ज के क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने जैसा कि हेडिंग देख ही ली है, हेडिंग में कि हम मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस या मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके क्या डिफरेंस है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज आती है कि जो आपका चार्ज है, हमने पढ़ के आए हैं चार्ज किस नेचर का है, क्वांटाइज। पहली ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि चार्ज किस नेचर का है, क्वांटाइज नेचर का है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी फिनोमिना यानी क्वांटाइजेशन जो है वो इसके अंदर मास के अंदर पॉसिबल नहीं है। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो क्वांटाइजेशन होता है, लेकिन मास के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी अब तक नहीं देखी गई है। दूसरी बात हम देखते हैं, जो चार्ज है आपका किसी बॉडी पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन जो मास है हमेशा किसी बॉडी का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब कई बच्चे तो ये बोलते हैं सर मास कैसा होता है, मास कैसा होता है सर, क्या होता है सर। तो ये चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजिक्स में कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है। अजम्पशन यानी उन बातों का साइंटिस्टों को भी नहीं पता कि मास क्या होता है, वो उनको फिजिक्स में बोलते हैं हम अजम्पशंस। ठीक है, तो ये अजम्पशंस ले रखी है मास। ठीक है, मन यानी ये कह सकते हो कि मन गढ़ंत कहानियां बना रखी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मास है। तो इस प्रकार की अजम्पशंस लेके चलते हैं और उन अजम्पशन को लेके भी चल रहे हैं और उनसे जो प्रॉब्लम जो सोल्व कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये अजम्पशंस बनाए जाते हैं फिजिक्स में, जो फिजिसिस्ट होते हैं जो या साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा किसके बारे में, मास के बारे में। चार्ज हमने पढ़ लिया कि जो चार्ज है आपका, जो चार्ज की हमने बात की है, चार्ज, ठीक है, जो चार्ज है वो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to theory of relativity, m is equal to m naught divided by under root 1 minus v square by c square, where m is always greater than m naught। यानी यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी मास की, तो जो मास है वो इस रिलेशन से, ये एक जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई है। आप बीएससी में जाओगे पूरी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके और उसके जो अजम्पशंस वगैरह बिल्कुल प्योर अजम्पशन लिए गए हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्हीं के तहत एक ये कंसेप्ट है कि जो m है मानते हैं m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, m को बोलते हैं मास ऑफ द बॉडी, m नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और v होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि ये हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, और इसी कंसेप्ट से हम ये भी बोल सकते हैं कि भी यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी किसको अटेन कर जाए, c को अटेन कर जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उस बॉडी का मास कितना होगा। ठीक है, तो देखो कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे करो, और मुझे इस कंसेप्ट के बारे में कमेंट में लिखना। ठीक है, जिसने भी वीडियो सीरियस से देखी है वो कमेंट्स में बताएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये हमने पता लग लिया कि इस रिलेशन से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। ठीक है, और उसके बाद चार्ज क्या है, हमेशा कंजर्वेटिव नेचर है। कंजर्वेटिव नेचर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि क्या होता है कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर के बारे में हमने बताया था कि जो मास ऑफ द बॉडी है आपका, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर में हमने बताया था कि जो चार्ज है वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी
और यदि उसका अलजेब्रिक सम निकालने हैं तो वो किसके बराबर आता है, 0 का आता है। जैसे हमने बताया था कि एक सिलक की बॉडी है, एक सिलक है और एक आपका क्या है, ग्लास रोड है। ठीक है, यदि ग्लास रोड पर -10 कूलम चार्ज है, आपसे पूछे तो सिलक पे कितना होगा, तो सिलक पे आपका कितना होगा, +10 कूलम होगा। दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये यानी हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, पीछे वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया हो अच्छे तरीके से, उसको फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन जो मास है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी जो मास है आपका, ठीक है, वो डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो वो नहीं करता। ठीक है, और वो चेंज होता है, यानी वो चेंज किस प्रकार से होता है, E इक्वल टू mc² से, यानी E इसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से मास किस में चेंज होता है, एनर्जी में, और एनर्जी किस में चेंज होती है, मास में। वो किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मास क्या है, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और एक और बात, ठीक है, ए चार्ज बॉडी पोजेस सम मास, यानी एक जो चार्ज बॉडी होगी ना उसका कुछ ना कुछ मास होगा अपना। ठीक है, एक जो चार्ज बॉडी होगी उसका अपना कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, लेकिन ए बॉडी हैविंग मास मे नॉट हैव चार्ज। यदि किसी बॉडी के ऊपर आपका मास है, ठीक है, तो उसका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई बॉडी है, जैसे हमने कोई बॉडी ले ली है ए, ठीक है, ये बी। ठीक है, यदि हम चार्ज किसी बॉडी का जो चार्ज तो है, चार्ज है, ठीक है, उस बॉडी पे वो चार्ज है, तो उसका कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमने किसी बॉडी का मास ले लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज है, ये कोई जरूरी थोड़ा है ना उसके ऊपर चार्ज हमने दिया है या नहीं दिया है, कोई जरूरी थोड़ा है। लेकिन हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमने बॉडी ले लिया और इसको हमने ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसका कुछ ना कुछ क्या एग्जिस्ट करेगा, मास एग्जिस्ट करेगा। और ये हमने एक बॉडी ले ली, ठीक है, इसका मास हमने 10 kg ले लिया। ठीक है, तो हम क्या है, जरूरी थोड़ा है कि हम इसके ऊपर चार्ज सेपरेट करेंगे, तो चार्ज नहीं भी हो सकता है। तो ये थी हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट, और उस बेसिक कंसेप्ट में आज हमने किसके बारे में जाना, फर्स्ट पॉइंट हमने जाना कि चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ जो चार्ज होती है उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, और लास्ट में हमने ये बोल सकते हो कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर किया किसके बीच में, चार्ज के बीच में और मास के बीच में। ठीक है, और देखा कि उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का सिनेरियो जिसमें हमने आज स्टडी की है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपका जो क्वेश्चन है उसको एट द टाइम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो।